वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम मॉडलिंग जो फेज़ है वो हम दो ट्यूटोरियल से जान रहे हैं, या हम क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन इन दोनों के बारे में विथ एग्जांपल्स जानेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। एआई मॉडल क्या है? An AI model is the outcome of applying an AI algorithm to a dataset during a training process। मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं, जो हमने पहले कुछ ट्यूटोरियल में सीखा कि एक डेटा सेट दे दिया जाता है, उसके साथ एक बेसिक एल्गोरिदम दे दिया जाता है, उस पर ट्रेनिंग होती है मॉडल की, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद मॉडल बन के तैयार होता है। तो यही है एआई मॉडल। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट द एआई एल्गोरिदम हैज़ लर्न फ्रॉम द डेटा। मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा दिया गया था, वहाँ पर जो एआई एल्गोरिदम दिया गया था वो बहुत बेसिक था। अब इस एआई एल्गोरिदम को थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस किस तरह से उसे और भी एक्यूरेट मॉडल ने खुद से तैयार किया बाय लर्निंग। And finally, the model encapsulates the accurate knowledge and can be used for making predictions or decision on new unseen data। अब हम अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज स्कूल से एक स्टूडेंट को 100 मैथ्स के क्वेश्चंस दे दिए गए। अब पेरेंट ने क्या किया, 70 जो क्वेश्चंस है इनको प्रैक्टिस करवाया उस स्टूडेंट को। तो ये बन गया क्या, ट्रेनिंग डेटा सेट। ओके, अब उसके बाद जो 30 थे, पेरेंट ने खुद ही अपने जो स्टूडेंट है उसको उन 30 जो डेटा मतलब जो क्वेश्चंस थे वहाँ से एग्ज़ाम लिया और रियलाइज़ किया कि मॉडल जो स्टूडेंट है वो मॉडल है, उसने कितना सीखा। अब जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हो स्टूडेंट, आपको टॉपिक वही रहता है, मगर उन 100 में से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, या फिर अनसीन डेटा आपको मिले, कुछ अनसीन क्वेश्चंस मिले और आपको उस पर वर्क करना है। तो आप जो मॉडल हो, आप कितना मॉडल एक्यूरेट हो, एग्ज़ाम के टाइम पता चलेगा। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है फ्रॉम योर डेली लाइफ। अब हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखा कि एआई मॉडल रूल बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है। नेक्स्ट लर्निंग बेस्ड में हमने क्या देखा, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो मॉडल्स जो क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन है विथ एग्जांपल। ये आपको सारे जो ट्यूटोरियल्स के यूआरएल है वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आज हम जानेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दो मॉडल, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का भी एक हम रिवीजन कर लेते हैं। अब सुपरवाइज्ड है, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द एल्गोरिदम इज प्रोवाइडेड विद लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो बेसिक सा एक एग्जांपल हमने देखा कि ट्रेनिंग के लिए जो डेटा दिया गया, जैसे काफ़ी सारे एप्पल, काफ़ी सारे ऑरेंज के पिक्चर्स दे दिए गए और बता दिया गया कि ये जो इस तरह से दिखने वाला फ्रूट है ये एप्पल है। अब उसको सुपरवाइज किया गया और इस तरह का देखने वाला जो फ्रूट है वो एक ऑरेंज है। तो हमने बता दिया पहले से। और अनसुपरवाइज लर्निंग में इसी को अगर मान के चलते, इसी एग्जांपल को, उसे बताया नहीं गया कि कौन सा एप्पल है और कौन सा ऑरेंज है। अब जो एल्गोरिदम दिया गया वहाँ से वो लर्न करेगा कि शेप के ऊपर, कलर के ऊपर वो क्या करेगा, इन फ्रूट्स को डिवाइड करेगा और दो ग्रुप में डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ दो तरह के ही फ्रूट है। तो यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड करेगा कि इस तरह के दिखने वाले जो फ्रूट्स हैं वो ग्रुप ए के हैं, उसे मालूम नहीं कि वो एप्पल है, और इस तरह के कुछ जो है फ्रूट्स दिखने वाले यूजिंग द शेप एंड द कलर और कुछ उसको पता चल रहा है, तो ये सारे ग्रुप बी वाले फ्रूट है। तो हमको मालूम है ऑरेंज मतलब, मगर यहाँ पर मॉडल को मालूम नहीं है ये ऑरेंज है। तो यही डिफरेंस है सुपरवाइज, जहाँ लेवलिंग उसको पहले से दिया जाता है, और अनसुपरवाइज में नो लेवलिंग इज प्रोवाइडेड। सिंपल। अब हम जो आज मेन हम डिस्कस करने वाले विथ एग्जांपल्स। तो दीज टू ऑफ द मॉडल्स एड्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब एक एक तरह के प्रॉब्लम के लिए क्लस्टरिंग या फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग क्या कर रहा है? Clustering involves the grouping of comparable data points by identifying common features और characters। जो हमने जस्ट अभी एप्पल एंड ऑरेंज का जो हमने एग्जाम्पल देखा,
उसने डिवीजन कर दिया कुछ डेटा पॉइंट्स को देख के, आइडेंटिफाई करके। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन इन्वॉल्व्स reducing the number of input variables or features in a data set, preserving its essential information while simplifying its complexity। अब हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो ही अच्छी तरह से जानेंगे। तो फर्स्ट क्लस्टरिंग में चलते हैं और मैं यहाँ पे बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर जस्ट क्लस्टरिंग और दूसरा जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है उसको जस्ट समझने के लिए। ओके, अब यहाँ पर सपोज एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पर ये है टेबल। तो टेबल में क्या है, जो फीचर्स या फिर इनपुट फीचर्स क्या है, टाइटल है, ऑथर है, जनरी है, पब्लिकेशन डेट है, नंबर ऑफ पेजेस और समरी है। अब जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, लाइब्रेरियन को बुक्स को सजाना है किस तरह से कि वो शेल्फ में इस तरह से रखे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसे ढूंढने में आसानी हो। फिर यहाँ पर क्लस्टरिंग का जो डिमांड है उस हिसाब से फिक्शन, मिस्ट्री, नॉन फिक्शन, इसके ऊपर क्लस्टरिंग करके फिक्शन का अलग जो शेल्फ है, मिस्ट्री का जो बुक्स हैं उसके अलग शेल्फ है, इस तरह से रखा गया। तो ये है क्लस्टरिंग। बुक के नेम भी है, अनदर जो फीचर्स है वो भी है। अब ये जो हमारा क्लस्टरिंग में जो हमारा ये एग्जाम्पल है, सपोज मान के चलिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा है और जो काम के लिए यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होना है हमें इतने फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ फीचर्स जिसका एक्चुअली यहाँ पर शेल्फ में रखने के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशनलिटी रिडक्शन को यूज़ करना है। तो आफ्टर इस प्रोसेस का क्या होगा, जैसे पब्लिकेशन डेट, वो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है शेल्फ में बुक्स को सजाने के लिए। नंबर ऑफ़ पेजेस, ये भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाइटल, ऑथर, जनरी और समरी। तो अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ ही हैं फीचर्स, मगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल होता, बहुत ज़्यादा फीचर होता, तो रिड्यूस करने से एनालिसिस का प्रोसेस भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक दोनों में एक डिफरेंस आपको पता चला। अब हम चलते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। हाँ, यहाँ पर पूरा फुल प्रूफ नहीं थे, हमको जस्ट समझना है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर एक क्लस्टरिंग ऑनलाइन कस्टमर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है, मगर इसके थोड़ा सा हम इसको इजी बनाते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ जस्ट अब सोचिए कि एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड the diverse behaviors of its customers to tailor marketing strategies and improve customer satisfaction। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब कि कस्टमर जिस तरह की चीज़ें चाहिए उसके सामने वैसी चीज़ें रखे गए, या फिर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो इस पर काम करना चाह रहा है यहाँ पर जो कंपनी है। अब उसने इस काम के लिए क्या क्या फीचर सिलेक्ट किया, तो आइडेंटिफाई रेलेवेंट फीचर्स फॉर क्लस्टरिंग सच एज टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, टोटल अमाउंट स्पेंट, मतलब वो कस्टमर किस तरह के कपड़े खरीदता है या फिर किस तरह की चीज़ें खरीदता है, कैसे अब वो जो अमाउंट स्पेंड करता है ज़्यादा दाम का खरीदता है या कम दाम का खरीदता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजेस, अचानक महीने में 2 महीने में एक बार खरीदता है या फिर उसकी टेंडेंसी है कि हर महीने 2-3 चीज़ें खरीदना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट, किस तरह के सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदता है या फिर कपड़े खरीदता है, उस पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कैसे दाम का खरीदता है, कि वो सिर्फ पेन ड्राइव्स खरीद रहा है या फिर जैसे कैमरा ये सब चीज़ें खरीदना है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, जैसे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उस ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर। तो काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं अभी के लिए इतना ही। अब क्लस्टरिंग जो है, अप्लाई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, बहुत तरह के एल्गोरिदम है यहाँ पर। सपोज के मीन्स एल्गोरिदम है, क्योंकि हमको डेटा भी देना है और क्या देना है, डेटा जो फीचर्स है वहाँ से डेटा देना है, उसके साथ एक एल्गोरिदम भी देनी है अपने मॉडल को सीखने के लिए, टू ग्रुप कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग बिहेवियर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो ब्लू में लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, customers who buy electronics frequently might belong to one cluster, while those who purchase clothing regularly might belong to another। तो इस तरह से कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया गया कि जो
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा खरीदते हैं वो एक ग्रुप वाले कस्टमर हुए, जो ज़्यादातर कपड़े खरीदते हैं वो और एक ग्रुप वाले कस्टमर हुए। या फिर कुछ ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि जैसे कुछ की ट्रेट्स एंड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वन क्लस्टर माइट कॉम्प्राइज बार्गेन हंटर्स, जो उसी टाइम पे खरीदते हैं जब कुछ जैसे दिवाली सेल चल रही है या फिर होली सेल चल रहा है, इस तरह के टाइम पर खरीदते हैं परचेज ड्यूरिंग सेल्स, वाइल अनदर माइट कंसिस्ट ऑफ लॉयल कस्टमर्स हु बाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स। और कुछ कस्टमर्स हैं जो काफ़ी जो कॉस्टली वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और वो साल में हर एक टाइम पर खरीदते हैं। उनको इच्छा नहीं कि कब कमेगा तब खरीदेंगे, उनको पसंद आया तो उन्होंने खरीद लिया। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं। अब आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अब डेवलप टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर ईच क्लस्टर। अब जिस तरह का क्लस्टर है, जिस तरह की खरीदारी वो कर रहे हैं, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनेंगे। फॉर इंस्टेंस ऑफर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और एक्सक्लूसिव डील्स टू हाई वैल्यू कस्टमर्स। मतलब आपने अगर 5,000 का कुछ खरीदा तो आपको वहाँ पे 2 कूपन मिलेंगे। या फिर जो कस्टमर्स हैं जो सपोज सेल के टाइम में ही खरीदते हैं तो उनको कुछ इस तरह का प्रमोशनल ईमेल्स भेजे जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है कि अगर आप 2 कपड़े खरीदेंगे तो एक उसके साथ फ्री है। तो इस तरह के वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब सिंपल हो गया क्लस्टरिंग क्या है। चलिए अब एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स है मगर हमको जस्ट समझना है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब क्वेश्चन यहाँ पर है, आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स फ्रॉम इमेजेस कैप्चर्ड बाय सर्विलेंस कैमरास इन अ बिजी पब्लिक एरिया सच एज एन एयरपोर्ट और अ ट्रेन स्टेशन। सपोज ये सर्विलेंस कैमरा क्या है आपको मालूम है, जो कैमरा जैसे सीसीटीवी कैमरे की तरह लगा रहता है। अब एक जो चेहरा है वो चेहरे के काफ़ी सारे मतलब के एक्सप्रेशंस, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इमेजेस हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि कितने सारे फीचर्स बन सकते हैं। अब जस्ट हम यहाँ पर चैलेंज को देखते हैं। हाई डायमेंशनल डेटा बन जाए, मतलब काफ़ी सारे उसके इनपुट वैल्यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल कलर भी नहीं, एक ग्रे स्केल इमेज ऑफ साइज 100 into 100 पिक्सल वुड बी 10,000 डायमेंशन। अब डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन हो सकता है एंड विद वेरियस फेशियल एक्सप्रेशन उसमें हो सकते हैं। मतलब एक पिक्चर का तो ऑलरेडी पिक्सल तो इतने सारे हैं ही, उसमें से भी फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। लाइट किस तरह से आ रहा है तो अंधेरा और उजाला, इस हिसाब से जो कलर के चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से वो डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ चाहिए हमें ये वाला प्रोसेस। अब नेक्स्ट, जैसे ही डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना है, यहाँ पे भी बहुत तरह के टेक्निक होते हैं। तो वन ऑफ द टेक्निक्स है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब PCA आइडेंटिफाइज द प्रिंसिपल कंपोनेंट that capture the most significant variations of the data set। अब ये जो PCA टेक्निक है वो इस तरह से रिड्यूस करता है कि मतलब फेस में अगर थोड़ा सा ग्रे स्केल में जो स्क्वायर होता है पिक्सल, थोड़ा सा ग्रे का थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो उससे उन पिक्सल्स को अगर हटा दिया जाए और मेन पिक्सल्स को रखा जाए ताकि चेहरा पता चले, तो उस तरह से डायमेंशनलिटी रिडक्शन का काम ये करता है। तो ये एक टेक्निक थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहाँ पे हम वो नहीं देख रहे, किस तरह से होता है वो जान रहे हैं। अब यहाँ पर यूज़ द रिड्यूस्ड डायमेंशन रिप्रेजेंटेशंस एज फीचर्स फॉर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एल्गोरिदम सच एज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। जैसे हमको मालूम है हम डेटा देते हैं, उसके साथ एक एल्गोरिदम देते हैं। तो पहले वाले क्लस्टरिंग में हमने क्या किया, डेटा दिया, एल्गोरिदम दिया और ट्रेनिंग हो गई। मगर यहाँ पर पहले क्या करना है, ये जो फीचर्स है उसको घटाना है इन द सेंस जो करेक्ट वाले फीचर्स को नहीं हटाना है, जिसका यूज़ बहुत कम है उस तरह के फीचर्स को हटाकर, सपोज 100 थे वहाँ से हमने हमारा जो PCA उसने कर दिया 30। अब इन 30 जो ये फीचर्स है अब हमको एक एल्गोरिदम प्रोवाइड करना है, वो क्या है SVM। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एक डेटा सेट आ गया,
एक एल्गोरिदम मिल गया। अब हमारा जो मॉडल है वो उस पर ट्रेनिंग, टेस्टिंग और ये सब होके वो एक जितना दूर हो सके एक एक्यूरेट मॉडल वो बनने की कोशिश करेगा। अब कंपेयर द eigenphase based representations of the input facial images with the stored representation of known individuals to identify और verify them। मतलब पहले से ही कुछ इमेजेस है आपके डेटाबेस में। अब सर्विलेंस कैमरे ने और कुछ फेसेस कैप्चर किया और बताया कि आज इस भीड़ में सपोज कोई एक ऐसा फेस है जो बहुत ही पॉपुलर फेस है, तो इन व्यक्तित्व को यहाँ पर ट्रेस किया गया, तो मिलाकर दिखा जा सकता है। सिंपल, आई होप मैं कुछ हद तक समझा पाई आपको। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट कई सारे हैं, तो उसमें से वन बेनिफिट ये है जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का, रिड्यूस डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस मेकिंग देम more scalable for large scale deployment in surveillance systems और security application। मतलब जो आपने स्टोर किया इमेज वो कम साइज होगा, तो वो जो मशीन में कम जगह, कम स्पेस यूटिलाइज करेगा, और जितना वो बड़ा होगा, जितना हेवी होगा, तो जहाँ पर आप 100 रख सकते थे वहाँ आप 30 रख पाओगे इमेजेस, और आपको फिर बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। तो ज़्यादा स्पेस है और हम ज़्यादा इमेजेस रख सके, उसके लिए ये वन ऑफ द बेनिफिट्स है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन यहाँ पर हेल्प करता है। आई होप आपको काफ़ी हद तक इन दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ा, पता चला। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। फिर नेक्स्ट वाले फेज़ में हम मिलते हैं, हमारे AI साइकिल का जो और एक लास्ट फेज़ है उसमें हम आपसे मिलते हैं विथ मेनी एग्जाम्पल्स टू डिस्कस विथ एंड टू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए बाय बाय।